Hello viewers, welcome to the world of Be Grammarian. You know very well that all these videos are sentence oriented. प्रत्येक वीडियो में मेरी कोशिश रही है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का इस तरह से मैं प्रयोग करूं कि वह आपको सेंटेंस को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाए। अगर आप गौर से देखें तो इंग्लिश इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इट रिक्वायर्स ए लिटिल बिट अटेंशन टू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स। अगर हम शब्दों को पहचानने की क्षमता रखते हैं, शब्दों को पहचान लेते हैं, शब्दों से हमारी गहरी दोस्ती है, तो निसंदेह अंग्रेजी को बोलना और अंग्रेजी को लिखना आसान होगा। सवाल यह उठता है कि हम शब्दों को कैसे पहचानें। आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में टोटल 8 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। मैं आपके साथ एक बड़ा सिंपल सा तरीका पेश कर रहा हूं शब्दों को पहचानने का। यदि नाउन को पहचानना है तो आप सेंटेंस में, वाक्य में गौर करें। नाउन जब भी यूज होगा, जब भी प्रयोग किया जाएगा, तो वह या तो सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। और वैसे भी नाउन को पहचानने की एक आसान सी शैली मैंने आपसे शेयर की है। इस दुनिया में जो भी कुछ है वह नाउन है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आसपास देखें, और आपको आसपास में जो भी चीज दिखाई पड़ता है वह नाउन ही होगा। यह नाउन दो तरह का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिस चीज को आप देख रहे हैं उसको आप विचार करें कि क्या उसे हम गिन सकते हैं अथवा नहीं। अगर आपकी मस्तिष्क कहती है कि हम उसे नहीं गिन सकते तो वह अनकाउंटेबल नाउन है, और यदि उस नाउन को आप गिन सकते हैं तो वह काउंटेबल नाउन है। दुनिया में जो भी कुछ है, आपकी दुनिया में जो भी कुछ है, वह सब नाउन ही है। और नाउन वाक्य में या तो सब्जेक्ट होता या ऑब्जेक्ट होता। आप इस तरह से आसानी से पहचान पाएंगे। प्रोनाउन को पहचानना और आसान है। प्रोनाउन नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। नाउन के बदले में जो शब्द यूज होता है उसे हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, और प्रोनाउन को वाक्य में आप पहचान सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। यदि आप एडजेक्टिव को पहचानना चाहते हैं तो वाक्य में देखें, या तो वो नाउन की खूबसूरती को बढ़ा रहा होगा या प्रोनाउन की खूबसूरती को बढ़ा रहा होगा। यानी वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और उसे एडजेक्टिव के नाम से जाना जाएगा, पहचान में आ जाएगा। यदि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन को दिखाया जा रहा, यानी नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को दिखा रहा है कोई शब्द वाक्य में, तो वह वर्ब होगा। और यदि वह शब्द वाक्य में जो वर्ब की विशेषता बतला रहा, निसंदेह वह एडवर्ब होगा।
यदि दो शब्दों के बीच में, नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिश्तों को बतला रहा है तो ग्रांटेड है वह प्रीपोजिशन होगा। और यदि दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का जो शब्द काम कर रहा है वाक्य के अंदर, वह कंजक्शन होगा। और वह शब्द जो हमारे मन की अचानक भावनाओं को व्यक्त कर रहा है वाक्य में, वह निसंदेह इंटरजेक्शन होगा। अगर इस बात को हम ज़हन में रखें तो निसंदेह हमारी मस्तिष्क अगर सब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहती है तो नाउन या प्रोनाउन का चुनाव करेगा। अगर नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना चाहती है, उसे खूबसूरत बनाना चाहती है, तो मस्तिष्क एडजेक्टिव का चुनाव करेगा। यदि एक्शन को दिखाना चाहता है हमारा मस्तिष्क बोलने और लिखने में, तो वर्ब आएगा। यदि संबंध को बतलाने का काम करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में हमारी मस्तिष्क से प्रीपोजिशन निकलेगा। अगर दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करना है मस्तिष्क को, तो निसंदेह कंजक्शन के वर्ड आएंगे। और अगर अचानक भावनाओं को दिखलाना होगा तो निसंदेह मस्तिष्क वहां पर इंटरजेक्शन के शब्दों का इस्तेमाल करेगा। शब्दों को जानिए, शब्दों को पहचानिए। अगर शब्दों को आपने पहचानना शुरू कर दिया तो निसंदेह सेंटेंस अपने आप डेवलप करेगा। उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी क्लिप को आप अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठा लें। और अब चलते हैं आगे की तरफ। आज के इस क्लास में हम लोग एक नए टेंस को सीखेंगे। पीछे की सारी वीडियोस में मैं पास्ट परफेक्ट तक की दूरी को तय कर चुका हूं। आज हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। सबसे पहले हम लोग इसे डिफाइन करना चाहते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो पास्ट इट मीन्स भूतकाल, परफेक्ट इसका तात्पर्य पूर्ण, और कंटिन्यूअस का अर्थ हो जाता है लगातार जारी रहना। आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने इसी तरह से आपको एक परिभाषा सिखलाई थी। सेम वही परिभाषा यहां भी स्टैंड करेगा। कैसे इसको डिफाइन करें, गौर करेंगे। भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानेंगे। मैं फिर से रखना चाहूंगा, भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अगर हम बचपन से सीखने वाली जो परंपरागत प्रक्रियाएं थी उसके आधार पर इसको जज करें तो इसको पहचानने का एक तरीका होगा कि वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी इत्यादि हो। इसको पहचानने के लिए दो क्वालिटी का होना जरूरी है। परंपरागत तरीके में रहा था, रही थी के साथ एक चीज और आ जाएगी जिसे हम लोग जानते हैं टाइम फैक्टर के नाम से। ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी, पूर्व में भी मैं बता चुका हूं कि ये टाइम फैक्टर दो तरह का होता है। एक को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम और दूसरा जाना जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय को दर्शाता है, इसलिए इसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय को दर्शाता है, इसलिए हम वहां सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए दो बातों का होना आवश्यक होगा। पहला रहा था, रही थी, और दूसरा टाइम फैक्टर, उसमें समय हो। जैसे वह
तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर इस वाक्य को आप देखते हैं तो आपको कौन सा टेंस दिखता? जाहिर सी बात है, इस वाक्य को देखने से साफ साफ दिखता है कि यह पास्ट कंटिन्यूअस है। क्यों यह पास्ट कंटिन्यूअस है? इसलिए है कि यहां पर सिर्फ एक एक्शन कंटिन्यूड है, समय दिया हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही इस वाक्य में अगर आप कर देते हैं कि वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जैसे ही आपने समय को डाला, यह समय आते ही यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस ना होकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए हमारे पास 2 माध्यम हैं। एक परिभाषा जो मैंने आपको दिया भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो, और दूसरा परंपरागत तरीका आपने पहचानने की कोशिश करी। पहला रहा था, रही थी, और दूसरा टाइम फैक्टर। इस वाक्य में अगर 2 घंटे से को बाहर निकाल दिया जाए तो वह पास्ट कंटिन्यूअस बचेगा, और यदि समय को अंदर डाल दिया जाए तो निसंदेह वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब जब इस तरह के वाक्य को हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास 2 नंबर हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, और पर्सन होते हैं 3। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन में हम प्रयोग करते हैं यू का, प्लूरल में भी यू, और थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होता है ही, सी, इट, एनी नेम एंड दे। आपको जानकारी है कि हर टेंस की पहचान उसकी नाक से होती है। नाक से मेरा तात्पर्य है उसकी ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। जाहिर सी बात है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी ऑक्सिलरी अलग होता है, और उसे हम लोग जानते हैं हैड बीन के नाम से। जैसे ही वाक्य में हैड बीन का प्रयोग होता, हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी नंबर पर्सन देख रहे हैं सभी के साथ हैड बीन का ही प्रयोग किया जाता है। इतना जानने के बाद आप सेंटेंस के पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस का पैटर्न क्या हो जाएगी? सेंटेंस का पैटर्न हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया यानी हैड बीन को लाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी को डालेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेंटेंस में बाकी बची हुई चीजों को डालेंगे, और अंत में समय को दर्शाएंगे। फोर या सिंस के साथ समय को डाल देंगे। अगर इस तरह से सिस्टमैटिकली हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं तो निसंदेह वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक नहीं अनेकों सेंटेंस का निर्माण आप कर सकेंगे। अब इस वाक्य को जब लिखते हैं गौर करेंगे, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन? तो वह, हम ही को सामने लाएंगे। ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब डालनी है, यानी हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी डालना है। इंतजार करना इस वाक्य में वर्ब है, इट मीन्स वेट, और वेट के साथ आ जाएगा आईएनजी फॉर्म, वेटिंग, तुम्हारा इंतजार, इट मीन्स फॉर यू, और अब टाइम को डाल देंगे क्योंकि ये टाइम 2 घंटे से निश्चित नहीं अनिश्चित है, इसलिए फॉर 2 आवर्स। और इस तरह से यह सेंटेंस तैयार हो गया। इस सेंटेंस को किस नाम से जानते हैं हम सभी? तो हम लोग जानते हैं इस सेंटेंस को असर्टिव के नाम से। असर्टिव में भी यह अफर्मेटिव है क्योंकि इस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इस वाक्य को यदि इंट्रोगेटिव में चेंज कर दें, जैसे क्या वह तुम्हारा इंतजार
2 घंटे से कर रहा था। गौर करेंगे, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव करने के लिए हमें सिर्फ सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले लाना होता है। गौर करेंगे, हमारे पास 2 हैं, हैड और बिन, और जब भी एक से अधिक सहायक क्रिया के रूप में शब्द प्रयोग किया गया है तो हम एक को ही बाहर लेकर के आते हैं। इट मीन्स हम हैड को बाहर करेंगे सब्जेक्ट के पहले और सेंटेंस हो जाएगी हैड ही बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, and this one is known as इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस को चेंज करके निगेटिव कर दें, जैसे वह तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से नहीं कर रहा था। जाहिर सी बात है, असर्टिव का पार्ट है और नेगेटिव सेंटेंस है, हमें नॉट का प्रयोग करना होगा। और नॉट को कहां रखेंगे? तो पहली सहायक क्रिया के बाद, इस इट मीन्स हैड के तुरंत बाद, और सेंटेंस हो जाएगा ही हैड नॉट बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए, जैसे क्या वह तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से नहीं कर रहा था। अब आपके लिए आसान होगा, शब्दों को सही जगह पर सिर्फ प्लेस कर देना है और सेंटेंस हो जाएगी हैड ही नॉट बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, and this one is known as interrogative negative sentence। यहां तक जानने के बाद आपको पता है कि मैं 4 शब्दों को इंट्रोड्यूस करता हूं, याद भी होगा आपको। वो 4 शब्द हमारे एडवर्ब हैं और वह है व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। मैं फिर से एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से कि ये चारों एडवर्ब्स को यदि हम उठाकर सिर्फ इंट्रोगेटिव के पहले रख देते हैं तो 4 नए नए सेंटेंस और तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से 2 शब्द और मैंने आपको पूर्व के वीडियोस में डाला है, हु एंड व्हाट। ये दोनों के दोनों प्रोनाउन हैं, लेकिन विशेषता यह है कि हु का प्रयोग जब करेंगे तो सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। जैसे कौन तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, अब यहां पर सब्जेक्ट को हटा दें और हु को डाल दें, हु हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। और आपको यह पता है कि व्हाट का जब प्रयोग करेंगे तो वाक्य में किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और इस तरह से आप सारे सेंटेंस के माध्यम से लगभग 10 सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का करने में अपने को मजबूती महसूस करेंगे। इतना जानने के बाद एक लर्नर्स के अंदर, एक छात्र के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जिसे बोलने और लिखने की जबरदस्त चाहत है, या इसके आधार पर एक नहीं लाखों सेंटेंस का निर्माण अपनी कल्पना शक्ति से वह व्यक्ति कर सकता है। ये थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की थोड़ी सी टिप्स। एक बात का ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा टेंस से बाहर निकल रहा हूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बाहर निकल रहा हूं। एक छोटा सा पैटर्न को लगे हाथ साथ ही साथ आप दिमाग में रख लें।
जैसे वह खेलता रहा था। बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल लिया हूं मैं आपको, इसमें समय नहीं है लेकिन वर्ब के साथ ता लगा हुआ है। गौर करेंगे, अगर समय ना हो और वर्ब के साथ ता रहा था रहे लगा हुआ या ती रहा था लगे लगा हुआ, तो वैसी स्थिति में पैटर्न को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। ऐसे वाक्यों को भी लिखने का काम हम करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस भी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, नो नीड टू मेंशन द टाइम। और वह खेलता रहा था, मैं पढ़ता रहा था। अगर ऐसे सेंटेंस हो तो ऐसी स्थिति में आप इस पैटर्न का भी प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंस हो जाएगी ही हैड बिन प्लेइंग। ध्यान यह रखना है कि ता होना, वर्ब में ता का होना, ता का मौजूद होना आवश्यक होगा इस तरह के पैटर्न में। वरना जहां पे रहा है, रहा था, रही थी रहे, साथ ही साथ टाइम फैक्टर रहे, तो फिर हम इस पैटर्न का प्रयोग करेंगे। यह जो पैटर्न आप देख रहे हैं इस पैटर्न का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ ता लगा हुआ रहे, उसके साथ में रहा था रहे, तो ऐसी स्थिति में हम इस पैटर्न का प्रयोग करेंगे। आई होप you understand these very things in a very comfortable manner. आज मैं टेंस का एक बड़ा सा हिस्सा, इट मीन्स प्रेजेंट के चारों फॉर्म और पास्ट के चारों फॉर्म को सीख लिए हैं। थोड़ी सी बातें और करना चाहूंगा। आखिर आज के पूर्व में जितनी भी वीडियोस आपकी नजरों से गुजरी, वहां पर हम क्या शेयर कर रहे थे आपके साथ, आप क्या सीखने का प्रयास कर रहे हैं? अगर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग सीख रहे थे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन इट मीन्स प्रयोग को सीख रहे थे। सवाल ये उठता है किस चीज का प्रयोग सीख रहे थे, या मैं कौन सी बात को आपके साथ शेयर कर रहा था टेंस के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इस तरह का हेडिंग देकर बता रहा था। तो हम लोग सीख रहे थे एप्लीकेशन को, प्रयोग को सीख रहे थे। किसके प्रयोग को? गौर करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़ी सी गहराई तो मिलेगी, लेकिन आनंद उस वक्त बढ़ जाएगा यदि आप पूर्व की सारी वीडियोस का बैटर्स अपने मस्तिष्क में रख रखें, और यहीं से वास्तविक में आनंद भी आएगा। सीखना हमेशा आनंद देता है, हमेशा खुशियां देता है और हमेशा सफलता को लेकर आता है। हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग अपने पॉइंट्स पर आ जाए। हम लोग सीख रहे थे प्रयोग को। किस चीज का प्रयोग? तो हम लोग सीख रहे थे प्रयोग इज का, एम का, आर का, was, where, has, have, had, has been, have been, had been, and do, does, did। क्या है ये? अगर गौर से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा और आप बोलेंगे सर ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है। नो डाउट हम लोग भी यही मानकर चले, ऑक्सिलरी वर्ब है, नाक है। अगर गौर से इनको देखें और गिने कितने हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनकी टोटल संख्या 14 है। इनको हम लोग सीख चुके हैं। ये बात मैं आपसे शेयर तब कर रहा हूं जब इनको मैं सिखा चुका हूं, आपके जेहन में है।
और इतना सीख लेने से स्पीड अप अंग्रेजी बोलने में और लिखने में आ जाती है। अब जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो सिखाना चाहता हूं, जो बतलाना चाहता हूं, वह है विल, वुड, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, must, used to, ought to, need not and dare not। अगर इनको गिने, कितने हैं ये, इसको भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इनकी संख्या टोटल 13 है। ये ऊपर में ऑक्सिलरी और ये नीचे में मॉडल्स। इनको नाम जो दिया गया है उसे हम मॉडल्स के नाम से जानते हैं। सवाल ये उठता है, ये सारा का सारा चीज आपके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया है, सीख लिया गया है, ये आने वाली चीजें हैं। अगर गौर से देखें तो 14 और 13 को जब हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? 14 और 13 को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 27। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो अंग्रेजी की दुनिया है यह मात्र 27 से बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 27 से, जिसमें 14 को आपने सीख लिया है। अगर 13 का यूज करना भी वाक्य में आपने सीख लिया तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता भाषा को बोलने में और भाषा को लिखने में। आप बाजार में उपलब्ध किसी पेपर को, किसी मैगजीन को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब को, ट्रेड एंड कॉमर्स की बुक्स को, चाहे दुनिया में कोई भी किताब उपलब्ध हो, उसमें जो भी पंक्ति पाएंगे, जो भी सेंटेंस पाएंगे, जो पैराग्राफ मिलेगा, उसमें 27 को छोड़कर 28वां का प्रयोग आप कभी नहीं देखेंगे। पूरी अंग्रेजी का खेल इसी 27 पर डिपेंड करता है। दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में समानता भी है और असमानता भी है। तभी तो इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब का नाम देते हैं और इनको मॉडल्स कहते हैं। सवाल उठता है कि क्या दोनों एक हैं? क्या दोनों में अंतर है? दोनों में आखिर क्या अंतर है? दोनों में आखिर क्या समानता है, क्या असमानता है? Now, today, we must keep all these things inside in our brain. अगर दोनों को देखें तो समानता भी है, थोड़ी सी समानता है। और जब गहराई ज्ञान के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तो निसंदेह दोनों में जमीन और आसमान का अंतर भी दिखता है। कैसे? सवाल ये उठता कि दोनों समान कैसे हैं। पहले हम लोग समानता को देखते हैं। दोनों समान कैसे हैं? बोथ आर सिमिलर व्हेन both are used in assertive sentence after the subject. There is similarity between the application of auxiliary and the application of modal. What is the similarity? Both are used in assertive sentence after the subject. And when the sentence is interrogative, both are used before the subject. This one is the similarity. दोनों का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होता है,
और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होती है तो दोनों का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों में समानता है। यह समानता होने के बावजूद दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। इस अंतर को जेहन में रखना आवश्यक होगा। क्या अंतर है, गौर करेंगे। क्या आप लिख सकते हैं ही आर गोइंग? क्या आप कह सकते हैं ही सी हैव गॉन? क्या आप कह सकते हैं आई ही वेयर गोइंग? आप बोलेंगे नहीं, यह गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे? सवाल यह उठता है कि यहां पर क्या होना चाहिए? तो यहां पर होना चाहिए इज। इट मीन्स ये जो इज हुआ किसके कारण हुआ? तो सब्जेक्ट के कारण हुआ। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सहायक क्रिया जो इज है इसे कंट्रोल कौन कर रहा? सब्जेक्ट। यहां पर सी के साथ हैव नहीं, क्या होना चाहिए? हैज। इट मीन्स दिस हैज इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय सब्जेक्ट। हियर ही के साथ वेयर नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए वॉज। इट मीन्स दिस वॉज इज एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड इट इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट। द फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर। ऑक्सिलरी वर्ब्स, these are the auxiliary verbs are controlled by the subject. Auxiliary verbs are controlled by the subject, but modal verbs are independent. Modal verbs are free from the subject, free from the control of the subject. सहायक क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जबकि मोडल वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है। कैसे? यदि आप कहते हैं मैं इस काम को कर सकता हूं, यानी आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, इस वाक्य में कैन यहां मॉडल है। लेकिन जब आप गौर कीजिएगा, हम लोग इस काम को कर सकते हैं, वी कैन डू दिस वर्क। तुम इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। वह इस काम को कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। वह इस काम को कर सकती है, सी कैन डू दिस वर्क। वे लोग इस काम को कर सकते हैं, दे कैन डू दिस वर्क। यदि कोई नाम होता है, राम इस काम को कर सकता है, राम कैन डू दिस वर्क। क्या यह कैन सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल किया गया? नहीं। इट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट को कंट्रोल करता है, जबकि मोडल वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। पहला अंतर। और दूसरा अंतर यह है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब के अलग अलग फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि मोडल वर्ब के साथ हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपके साथ आज इंट्रोड्यूस किया है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग पूर्व के वीडियोस में भी एप्लीकेशन को सीखा है। किसके एप्लीकेशन को? तो ऑक्सिलरी वर्ब के। और अब जो आने वाले हैं क्लासेस, उसमें हम लोग क्या सीखेंगे? मॉडल्स को। अंग्रेजी की दुनिया कितने से बनी हुई है? तो 14 ऑक्सिलरी और 13 मॉडल्स, यानी टोटल 27 से अंग्रेजी की दुनिया सजी हुई है, सवरी हुई है। दोनों में समानता क्या है? बोथ हैव सिमिलरिटीज बिकॉज बोथ आर यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट व्हेन द सेंटेंस इज असर्टिव, and both are used before the subject when the sentence is interrogative. This one is the similarity between the application of auxiliary and modals. In spite of this similarity, we have enormous difference between the application of auxiliary and modal. Auxiliary verbs are controlled by the subject and takes different form of the main verb.
But modal verbs are independent. It is not controlled by the subject and it always takes verb first form. Dear friends, I would like to suggest you one thing. ये जो मॉडल्स है जिसकी संख्या 13 है, हो सके तो इसे जुबान पर चढ़ा लो। यह एक गीत की तरह, 2 लाइन की गीत की तरह बेहतर होगा आपके द्वारा याद कर लिया जाना। 10-20 सेकंड का वक्त लगेगा। अगर आप इसे मस्तिष्क में रख लेते हैं तो आप बड़ा आनंदित महसूस करेंगे। पहले मैं बता दे रहा हूं कि कैसे इसे आप जिहन में रख सकेंगे। साउंड के मुताबिक दिमाग में बैठ जाएगा। ये विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट, ये पहला लाइन। विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट। और दूसरा लाइन यूज टू आउट टू नीड नॉट डेयर नॉट। इसे अगर तेज गति में बोलेंगे तो आपको फील होगा कि हमें याद हो चुका है। विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज टू आउट टू नीड नॉट डेयर नॉट। यदि आप इसे 10 बार प्रैक्टिस करते हैं, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज टू आउट टू नीड नॉट डेयर नॉट, तो निसंदेह आप एक ताकत महसूस करेंगे, आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे लिखने में भी और बोलने में भी। मैं फिर से याद दिला दूं कि अंग्रेजी की दुनिया मात्र 27 से बनी है। आहिस्ता आहिस्ता मैं 27 से ही आपका परिचय करा दूंगा और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचेगा जहां से आप सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकेंगे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।